हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी हमारा वीडियो देख रहे हो और उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप पढ़ाई कर रहे होंगे। और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आपको क्लास 10th की बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लगभग इसमें चार लेक्चर हो चुके हैं। इसमें फर्स्ट हाफ आपका लगभग 10% आपका 10 से 15% आपका कवर हो चुका है। पिछले वीडियोस मैंने आपको लास्ट जितने भी वीडियोस थे उसमें मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल के बारे में कुछ जानकारी दी थी। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में एक बताया था कि मैंने सबसे बहुत लॉन्गेस्ट ट्यूब होती है, ठीक है, जो अलग अलग पोजीशंस पे ये अपना अपना शेप चेंज करती है और इसका नाम भी हम अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये बातें थी। सेकंड आपका उसके बाद था कि बकल कैविटी एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो सबसे पहले आपका माउथ था। ठीक है, माउथ के बाद आपका बकल कैविटी के बाद फेरिंग्स के बाद ओसोफेगस के बाद स्टमक के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, माउथ क्या था, अपर एंड लोअर लिप। एक रिवीजन कर लेते हैं। माउथ क्या था, अपर लिप एंड लोअर लिप इज नोन एज माउथ होता है। ठीक है, जो इनटेक ऑफ फूड के लिए हमें हेल्प करता है। सेकेंड था आपका बकल कैविटी को आप ओरल कैविटी भी बोलते हो, जिसमें आपका जनरली टीथ एंड टंग आता है। ठीक है, सिंगल होगा तो आप उसको टूथ बोलोगे और मल्टीपल होंगे तो उसको आप टीथ बोलोगे। ठीक, टीथ आपके कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन की बात की जाए तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, DTH। डी मतलब हो गया डायफेडेंट, मतलब कि पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ दांत ह्यूमन के सिर्फ 2 बार निकलते हैं। पहला वाला जो सेट होता है उसको टेम्परेरी टीथ बोलते हैं, और जो सेकंड सेट निकलता है जो लाइफ टाइम चलता है उसको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। ठीक है, टी का मतलब हो गया थिकोडेंट, मतलब आपके जो दांत होते हैं वो आपके गम्स में एकदम इन्वेजिनेट होकर आपकी जॉ में एकदम अच्छे से जबड़ों में फिट बैठते हैं। एच का मतलब हो गया हेट्रोडेंट का मतलब सारे दांतों के शेप और साइज अलग अलग डिफरेंट शेप के होंगे, अलग अलग तरीके के होते हैं। इसमें भी आपके पास टोटल 4 तरीके के थे, आई, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, इंसीजर का मतलब क्या था, कटिंग एंड बाइटिंग। कैनाइन क्या था, शेयरिंग एंड टीयरिंग। प्रीमोलर मोलर का काम क्या था, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। जिसमें से मैंने आपको बताया था कि जो 18 जो ये मोलर वाले होते हैं ये 18 साल के बाद निकलते हैं, तो बाकी जो दांत होते हैं वो 18 साल के बाद ही निकलते हैं। ठीक है, बाकी आपको डेंटल फार्मूला दिया था एडल्ट का 2123 और अगर बिलो का बात की जाएगी तो 2122 ठीक है, तो ये आपको कुछ जानकारी दी गई थी टूथ के बारे में, टीथ के बारे में। फिर आपको उसमें आपको मैंने इनामल डेंटाइन समझाया था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा वो। सेकंड आपका उसके बाद आपका आता है फेरिंग्स आपका एक कॉमन पैसेज होता है। ठीक है, जो फूड को कॉमन पैसेज होता है जो आपका रेस्पायरेशन और डाइजेशन दोनों के लिए कामफुल, हाँ हम क्या बोलते हैं, यूजफुल होता है। अब आप उसको चाहे तो क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन बोलो या चाहे आप उसको ब्रीदिंग बोलो। ठीक है, तो फेरिंग्स से आपका फूड होता है वो ओसोफेगस में आता है। ओसोफेगस को हम फूड पाइप बोलते हैं। एक लंबी सी पाइप होती है जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती है। व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ओसोफेगस मसल इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसमें 2 तरीके की मसल्स होती हैं। ठीक है, सर्कुलर मसल एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल। ओसोफेगस आपका जैसे जैसे फूड आपका नीचे आता जाता है, ओसोफेगस जहाँ खत्म होता है, स्टमक जहाँ पे स्टार्ट होता है, वहाँ पर एक वॉल पाई जाती है जिसको आप क्या बोलते हो, गैसियो इसोफिजियल स्फिंक्टर बोलते हो, या इसको आप वॉल भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका काम होता है फूड को स्टमक से वापस प्रिवेंट बैक करता है, बैक फ्लो में रोकता है यार। उसके बाद आपका स्टमक आता है। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। सबसे स्टार्टर पार्ट आपका होता है कार्डियक, जिसमें ओसोफेगस खुलता है। फंडस आपका गैसियस पार्ट होता है, पाइलोरिक आपका एंडिंग पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आपका फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम। ठीक है, इलियम आपका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, और मैंने बोला था स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ नाम में स्मॉल है बट होता ये सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड होगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल जहाँ इलियम खत्म होता है, लार्ज जहाँ पे शुरू होता है, वहाँ पे भी एक वॉल्व होता है, इसको हम इलियोसीकल वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका सीकम, कोलन, रेक्टम। फिर आपको मैंने कोलन बताया था 4 तरीके के होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड कोलन। तो 4 तरीके के कोलन हो गए। सीकम आपके बारे में बता दिया था। बाकी वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स आपको याद होगा, अपेंडिसाइटिस, अपेंडेक्टोमी। ठीक है, उसके बाद आपका सिग्मॉइड, फिर रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर या वाटर मिनरल स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, बाकी फिर रिमूवल के टाइम पे उसको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस था आपका ओवरऑल, जो एक शॉर्ट समरी में हर पार्ट के नहीं करता। अभी डिटेल इसका बचा है। ठीक है, अब बारी आती है कि फूड डाइजेस्ट कैसे होता है। ठीक है, हम फूड को डाइजेस्ट कैसे करेंगे। तो फूड को डाइजेशन करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, पहले उन पॉइंट्स को आप अच्छे से याद कर लो।
इस पॉइंट से बाहर आपको किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि आप कोई भी क्वेश्चन या कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन फंस रहा है या किसी ने आपसे पूछा तो आपसे बाहर का क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बायो में जितनी चीज़ें आपको याद होंगी उतना ही आपके लिए बायो ईजी होता जाएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट है आपका डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का डाइजेशन होता क्या है, तो कुछ बातें हैं, पहले आप इनको ध्यान रखिए। पहली बात तो ये जो डाइजेशन ऑफ फूड है ये एक मैकेनिकल के साथ साथ एक केमिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल तो है ही, अब देखो मैकेनिकल इन द सेंस जैसे स्टमक काम कर रहा है, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन काम कर रहा है, लिवर, पैंक्रियास, सारे एक पर्टिकुलर ऑर्गन उसमें यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो मैकेनिकल हो गया। केमिकल क्या है, एक रिएक्शन, एंजाइम निकल रहे हैं, कहीं कहीं पर्टिकुलर कोई रिएक्शंस हो रहे हैं, तो ये आपके हो गए केमिकल। तो कभी कभी बुकों में या क्वेश्चनों में आपको सिर्फ देगा कि मैकेनिकल है या सिर्फ केमिकल है, नहीं, आप दोनों याद रखो। डाइजेशन जो होता है वो मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस दोनों होता है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट, डाइजेशन स्टार्ट इन बकल कैविटी, यानी कि बकल कैविटी में ही आपका डाइजेशन स्टार्ट कर दिया जाता है सबसे पहले। तो सबसे पहले जो डाइजेशन होता है वो आपका बकल कैविटी में ही स्टार्ट कर दिया जाता है, और इस डाइजेशन को स्टार्ट करवाने वाला एंजाइम कहलाता है सेलेवरी एमाइलेज। ठीक है, तो वो सेलेवरी से ही क्लियर हो रहा है कि ये पाया कहाँ जाएगा, सेलेवरी से ही क्लियर हो रहा है, ये पाया सलाइवा में जाएगा। सेलेवरी एमाइलेज जो होता है वो सलाइवा में पाया जाता है। ठीक है, सेलेवरी का मतलब हो गया सलाइवा, और इसमें एक चीज याद रख लो, एमाइलेज जो वर्ड होता है ना, वो एमाइलेज वर्ड यूज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। एक बात और, कभी भी बायो में अगर लास्ट में ASE यूज हो गया तो ये जो होता है ये एंजाइम का सफिक्स होता है। ठीक है, जैसे आप अपने नाम के आगे अपना सर नेम लगाते हो ना, वो आप जो आपका सर नेम है वो सफिक्स है। सेम ऐसे ही अगर कहीं भी लास्ट में ASE लग गया मतलब वो एंजाइम की ही बात कर रहा है। तो सेलेवरी का मतलब हो गया सलाइवा। एमाइलेज जो वर्ड है ये एमाइलोज होता है एक्चुअली में, तो एमाइलोज होता है कार्बोहाइड्रेट। अब क्योंकि लास्ट में एज लिखा है तो इसका मतलब है ये एंजाइम है ये। ठीक है, ये एक सेलेवरी एमाइलेज एक एंजाइम है जो किसको डाइजेस्ट करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। तो आपका कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले जो डाइजेशन होता है वो बकल कैविटी में स्टार्ट कर दिया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं डाइजेशन होता। जैसे बाकी तो डाइजेशन आपने पढ़ा था ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई में होगा, कंप्लीट डाइजेशन वही होता है, बट कह सकते हो मतलब 20 से 25 या 30% डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का आपकी बकल कैविटी में ही शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, बकल कैविटी हेल्प इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड। मैस्टिकेशन ऑफ फूड का मतलब होता है बकल कैविटी में जब आप खाना खाते हो तो वो चबाते हो ना, तो आपस में सलाइवा के साथ उस फूड को मिक्स करने का मतलब आप मिक्सिंग ऑफ फूड या मैस्टिकेशन, चबाना, मिक्स करना, उसी को हम बोलते हैं मैस्टिकेशन ऑफ फूड। जब आपका फूड आपके सलाइवा के साथ मिक्स होता है तो उसको हम बोलते हैं बोलस। तो ये भी याद रखिएगा, आपका फूड जब सलाइवा के साथ मिक्स होता है तो उसको हम बोलते हैं बोलस। सलाइवेशन आपका एक प्रोसेस होता है। इट इज एन ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स एक्शन इन रिस्पॉन्स टू फूड टेस्ट एंड स्मेल। सलाइवेशन क्या है, देखो जैसे होता है ना मुंह में पानी आना, तो भाई आप मुंह में पानी कब आएगा, पहला या तो आप खाना देख रहे हो, ठीक है, तो आपको अच्छे से खाना आपने देख रहा हो तो आपको मुंह में पानी आ जाएगा। दूसरा, आप खाने की कहीं से आपको बहुत अच्छी खाने की स्मेल आ रही है तो वो अचानक मुंह में पानी आ जाता है। तीसरा, आप टेस्ट कर रहे हो या खाना खुद ही खा रहे हो तो वो अचानक होता है ना। तो सलाइवेशन जो होता है एक ऑटोनॉमिक है, आप इसको अपनी जब चाहो नहीं निकाल सकते हो, ये ऑटोमेटिक एक सेंसेस पे बेस्ड होता है। आप फूड को टेस्ट कर रहे हो, स्मेल कर रहे हो, या आप टेस्ट कर रहे हो, स्मेल कर रहे हो, ठीक है, तो ये एक सेंसेस होती हैं जब आपको सलाइवेशन होता है। ठीक है, तो सलाइवेशन जो है एक ऑटोनॉमिक प्रोसेस है। ठीक, डेली सलाइवा कितना निकलता है, लगभग 1 से 1.5 लीटर पर डे निकलता है। डाटा है, आप इसको याद रखिएगा, 1 से 1.5 लीटर ये पर डे निकलता है, जिसका पीएच होता है 6.7 to 7.1। अभी आप सिर्फ याद कर लो कि पीएच, क्योंकि पीएच के बारे में भी आपको डिटेल नहीं बताया गया है। पीएच के बारे में आपको इसी साल केमिस्ट्री में जो आपका सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, वहाँ डिटेल बताया जाएगा, व्हाट इज पीएच, क्यों यूज किया जाता है, क्या होता है, तो वहाँ डिटेल आपको बताएंगे। बट अभी आप बस याद कर लो कि सलाइवा का जो पीएच होता है वो 6.7 से लेके 7.1 तक होता है, लेकिन जो ऑप्टिमम पीएच माना जाता है वो लगभग 6.8 होता है, और ये स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, बस आप एक इतना जानो अभी के लिए, पीएच की एक स्केल होती है, लगभग 1 से लेके 14 तक की एक स्केल होती है जिसमें वैल्यूज लिखी होती हैं।
जिसका भी pH 7 आता है वो न्यूट्रल होता है, ना तो वो एसिडिक होता है और ना ही वो बेसिक होता है। अगर आपकी वैल्यू 1 to 7 है तो वो एसिडिक में आती है, मतलब 1 to 6 है, अगर लगभग 6.9 तक है तो वो एसिडिक आएगी, और अगर 7.1 से लेके 14 तक है तो वो बेसिक इन आती है। अब देखो 6 पॉइंट लगभग 8 लगभग स्लाइटली एसिडिक है, मतलब क्योंकि वो न्यूट्रल की तरफ जा ही रहा है, 2 ही पॉइंट बचा है तो लगभग वो न्यूट्रल की तरफ ही गया है वो, तो ठीक है। तो 6.8 मतलब स्लाइटली एसिडिक हो गया। अभी बस इतना याद रखो। सलाइवा कंटेन सेलेब्री एमाइलेज, सलाइवा जो होता है वो सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम कंटेन करता है, टाइलिन एंजाइम कंटेन करता है, लाइसोजाइम का रखता है और इलेक्ट्रोलाइट करता है। तो इंडिविजुअली भी सबके फंक्शंस भी लिखवाए जाएंगे, बताए जाएंगे। अभी आप सिर्फ डाटा इकट्ठा करो। सलाइवा सेलेब्री एमाइलेज रखता है, टाइलिन रखता है, लाइसोजाइम लगता है और इलेक्ट्रोलाइट रखता है, ठीक है। तो ये कुछ डाटा है, आप इनको नोट कर लीजिए, ठीक है, और डाल लीजिए इनको। चलिए नेक्स्ट आपके कुछ पॉइंट्स इसमें और इंक्लूड कर दिए गए हैं। जैसे 8वां पॉइंट हो गया आपका पोटेशियम आयन इज मोस्ट अबेंडेंट इन सलाइवा। जैसे आपने अभी लास्ट पॉइंट वाले में पढ़ा ना कि इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, सेलेब्री एमाइलेज हो गया, टाइलिन हो गया, लाइसोजाइम हो गया एंड कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इन द सेंस हो गया कुछ आपके कंपाउंड्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, आयंस होते हैं, उन्हीं को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम आयन इज मोस्ट एबंडेंट इन सलाइवा, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोलाइट आपका सलाइवा में होता है वो पोटेशियम आयन होता है। 9th हो गया आपका क्लोरीन आयन इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी ऑफ सेलेब्री एमाइलेज। अगर सेलेब्री एमाइलेज को काम करना है कि वो सही से काम करे तो उसके लिए क्लोरीन आयन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका स्टमक। स्टमक क्या है? स्टमक आपका है रिजर्वायर ऑफ फूड। रिजर्वायर का मतलब होता है जहां फूड आके इकट्ठा होता है या जहां फूड आके स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। एक सकते हैं स्टोरेज होता है, ठीक है, तो उसी को रिजर्वायर बोलते हैं। एंड स्टोर फूड फॉर 4 to 5 आवर, ये डाटा याद रखिएगा, लगभग 4 से 5 घंटे तक स्टमक फूड को स्टोर रखता है। इनमें से भी मैंने आपको स्टार्टर के लेक्चर बताया था कि आप सबसे ज़्यादा इनटेक कार्बोहाइड्रेट करते हो, फिर प्रोटीन करते हो और फिर फैट करते हो, और जो सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है वो प्रोटीन से फैट से मिलती है, फिर प्रोटीन से मिलती है एंड फिर कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो देखो कार्बोहाइड्रेट को वो लगभग 1 से 2 घंटा रखता है, क्योंकि कुछ कार्बोहाइड्रेट आपके बकल कैविटी में पहले से डाइजेस्ट है तो फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो जल्दी जल्दी वो उसको डाइजेस्ट करने लगता है। प्रोटीन को लगभग 3 घंटे तक स्टमक स्टोर रखता है और फैट को लगभग वो 3 से 6 घंटे तक स्टोर रखता है, ठीक है। अगर आपका फूड गैस्ट्रिक जूस से मिक्स हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं काइम से। अब ये देखो काइम और बोलस थोड़ा डिफरेंस याद रखना। फूड जब सलाइवा के साथ मिक्स होता है तो उसको हम बोलस बोलते हैं, लेकिन जब आपका फूड गैस्ट्रिक जूस से मिक्स होता है तो उसको हम काइम बोलते हैं। अब ये गैस्ट्रिक जूस कहां से आया? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन स्टमक विच सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। इसका मतलब है गैस्ट्रिक जूस कहां से निकल रहा है? स्टमक से निकल रहा है, और स्टमक में कौन प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो अपने अंदर से एक जूस निकालते हैं जिसको हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, और इस जूस में जब आपका फूड मिक्स हो जाता है तो उसी को हम काइम बोलते हैं, ठीक है। लगभग इस गैस्ट्रिक जूस निकलता कितना है? लगभग 1.5 to 2 लीटर, लगभग 1.5 से 2 लीटर ये निकाला जाता है, जिसका पीएच होता है 1.2 से लेके 3.5 के बीच में। इतना कम, देखो ये लगभग मैंने बोला ना 1 से 7 तक का जिसका पीएच होगा वो एसिडिक होगा। अब आप देखो 1.2 से लगभग 3.5, मतलब इसका नेचर कैसा आ रहा है? लगभग एसिडिक ही आ रहा है। अब ये एसिडिक क्यों आ रहा है? वो इसलिए ड्यू टू 0.2 to 0.5% ऑफ HCl। अभी आपको नेक्स्ट बताते हैं, आपकी स्टमक में HCl केमिकल रिलीज किया जाता है, उसके भी कुछ अपने फंक्शंस हैं, क्यों रिलीज किए जाते हैं अभी नेक्स्ट आपको बताते हैं। लेकिन ये याद रखो कि गैस्ट्रिक जूस का नेचर एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि आपके स्टमक में लगभग 0.2 से लेके 0.5% तक HCl निकाला जाता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक जूस का नेचर कैसा हो जाता है? एसिडिक इन नेचर हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए और इन्हें याद भी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कुछ 5वां पॉइंट, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयन। ये जो आपके पास HCO3- है, HCO3- इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन,
ठीक है। HCO3 को बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन। तो म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयन प्रोटेक्ट द इनर वॉल ऑफ स्टमक, प्रोटेक्ट द इनर वॉल ऑफ स्टमक बाई HCl। HCl से प्रोटेक्ट करते हैं। अब एक्चुअली में होता क्या है, जरा इसको ध्यान से देखो। देखो होता क्या है, आपका ये जो ओसोफेगस, यहाँ पे मैंने बताया था कि ओसोफेगस आपका नीचे आया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपका स्टमक आपका हुआ, ठीक है। यहाँ पर आपका मैंने क्या बोला था कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है। ये जो स्टार्टर का पार्ट होता है ये कार्डियक होता है, बीच का जो पार्ट होता है वो फंडस होता है, और जो किनारे का पार्ट होता है वो आपका पाइलोरिक होता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये जो आपकी स्टमक होती है, स्टमक की वॉल के, ये जो वॉल है मैंने ब्लू वाला जो बनाया है, इस वॉल के ऊपर एक कोटिंग की गई होती है, ऐसे कोटिंग कर दी जाती है। और ये जो कोटिंग होती है, जो मैंने ये बनाया है, ये जो कोटिंग की जाती है, ये कोटिंग आपकी म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट आयन की जाती है। बहुत सारे बच्चों को सिर्फ म्यूकस ही पता होता है, बट सीनियर क्लासेस में आपको याद रखो बाइकार्बोनेट आयन भी होता है। अब एक्चुअली में होता क्या है, देखो स्टमक की जो वॉल होती है, मैंने अभी पिछले वाले पॉइंट्स में आपको बताया था ना कि स्टमक के पास गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है और उन गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकाला जाता है। तो स्टमक के पास कुछ ऐसे ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं जो यहाँ से HCl का सिक्रीशन कराएंगे स्टमक के चैम्बर में, ठीक है। तो स्टमक की जो वॉल होती है उसके पास कुछ सर्टेनली आपके केमिकल्स, कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो HCl का सिक्रीशन कराएगा। अब ये जो HCl आपके स्टमक में निकाला गया होता है, इस HCl का pH होता है लगभग 1.5, ठीक है। 1.5 pH का HCl है लगभग। ये देख लो, कहा ये जाता है 1 के जितने करीब हो गए आप, एसिड उतना स्ट्रांग होगा, और 14 के जितना करीब होगे बेस उतना स्ट्रांग होगा। तो लगभग ये 1.5 मतलब एसिड बहुत स्ट्रांग है ये, ठीक है। इतनी स्ट्रांग एसिड अगर आपके स्टमक में निकलेगा तो आपके स्टमक की जो वॉल है वो डैमेज हो जाएंगी, ठीक है। आपने तेजाब देखा होगा, अगर आप नॉर्मली अगर तेजाब भी अगर आप किसी बॉडी पे अगर फेंक देते हो, स्किन पर अगर डाल देते हो, तो पूरा उसका वो चीज़ निकल जाता है, ठीक है, चमड़ा निकल जाता है। आप सोचो तेजाब जो होता है वो HCl से 20 टाइम लेस पावरफुल होता है। अब HCl से भी 20 टाइम लेस पावरफुल तेजाब है और वो आपकी स्किन को बर्न कर सकता है, पूरा स्किन बेकार कर सकता है। तो सोचो 1.5 pH का HCl कितना पावरफुल होगा, ठीक है। इतना पावरफुल है कि आपके पेशेंट को ही पूरा जला देगा वो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता इसलिए नहीं है क्योंकि जब आपका स्टमक से HCl निकल रहा होता है तो वापस स्टमक की वॉल डायरेक्ट उस HCl के कांटेक्ट में नहीं होती है, उसके ऊपर एक कोटिंग कर दी जाती है। जैसे एक ऐड आता था कि बचपन में जब शाम को खेलना उलना होता तो एक ऐड आता था कि ओडोमॉस, घर के निकलने से पहले ओडोमॉस मम्मी लगा देती थी। तो ओडोमॉस लगाने से क्या, मच्छर नहीं काटेंगे। तो क्या होता था, एक पूरी बॉडी में उसकी क्या हो जाती है एक लेयर। जैसे आप अगर अपनी पूरी बॉडी में ऑयल लगा लो, तो अब अगर पूरी बॉडी में आप ऑयल लगा लेते हो अगर, तो आपके बॉडी के सरफेस पे ऑयल की कोटिंग हो गई। अब ऑयल की अगर कोटिंग हो जाएगी, अगर आपके बॉडी पे कोई भी चीज़ गिरेगी तो आपकी बॉडी के सरफेस पे कांटेक्ट पे नहीं आएगी वो, ठीक है। जैसे ये आपका मान लीजिए दीवार हो गया, तो जब दीवार ये बनी थी तो इसका ईंटा दिख रहा था, ठीक है, जो दीवार आपकी है उसका ईंटा आपको दिख रहा था। लेकिन अगर उस पर मैंने पहले क्या बोलते हैं, सीमेंटेड मैंने कराया, सीमेंटेड हुआ तो फिर वो अंदर वाली दीवार क्या हो गई, कोटेड हो गई। फिर उसके ऊपर भी मैंने व्हाइट पुट्टी लगवाया, पेंट लगवाया, प्राइमर लगाया, इससे अंदर वाली जो लेयर है वो प्रोटेक्टेड होती चली गई कि नहीं, इससे उसको कोई डैमेज नहीं होगा। सेम वैसे ही स्टमक के द्वारा 1.5 pH के HCl जब बाहर निकाला जाता है तो स्टमक की वॉल डैमेज ना हो जाए, इसीलिए स्टमक की वॉल के ऊपर म्यूकस और बाइकार्बोनेट की कोटिंग कर दी जाती है ताकि स्टमक की वॉल डैमेज ना हो, ठीक है, इसीलिए इसकी कोटिंग की जाती है। तो वही लिखा है, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयन प्रोटेक्ट द इनर वॉल ऑफ स्टमक बाय HCl। क्या बात समझ में आ गई? अगर नहीं आई होगी तो कमेंट करना, मैं फिर से एक बार समझा दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। एक काम और देखो, इसका आपने जनरली देखा होगा कि बोला जाता है ज़्यादा तेल मसाला ऑयली नहीं खाना चाहिए। उसका एक पर्टिकुलर रीज़न भी होता है, ठीक है। देखो, अगर आप ज़्यादा ऑयली खाते हो या ज़्यादा तेल मसाला अगर आप खाते हो, रेगुलर में आपने रखा है, तो इससे एक दिक्कत क्या है, देखो
जब आप रेगुलर तेल मसाला या रेगुलर आप ऑयली फूड खाओगे तो धीरे धीरे होता क्या है, वो जो ऑयल और जो तेल मसाला है वो धीरे धीरे आपके जो ये स्टमक की जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट की जो कोटिंग है ये थोड़ी सी कहीं से छूट जाएगी, हट जाएगी वो। और जैसे ही हटेगी वो कोटिंग, वैसे ही आपका जो HCl है अभी जो निकल रहा था वो HCl डायरेक्ट अब आपके स्टमक की वॉल पर डायरेक्ट इफेक्ट करेगा, और यहाँ की जो आपकी लेयर होगी, स्टमक की जो वॉल होगी, वो धीरे धीरे जलना शुरू कर देगी, वहां से वो डैमेज होना स्टार्ट कर देगी। अगर ऐसा हुआ तो उसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं अल्सर। आपने नाम सुना होगा गैस्ट्रिक अल्सर या पेट में अल्सर हो गया है। तो पेट में अल्सर होने का यही मेन रीजन है। जब आप ज़्यादा ऑयली फूड खाते हो या ज़्यादा तेल मसाला आप रेगुलर में लेते हो तो आपकी जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट की जो लेयर है वो वहाँ से हट जाती है, और आपका जो HCl है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही म्यूकस और बाइक, क्योंकि वो तो हट गया वहाँ से, अब वो हट गया तो आपका जो HCl है वो आपके स्टमक में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, जिससे वो आपकी स्टमक की वॉल को वो डैमेज करेगा। अब अगर वो डैमेज करेगा तो धीरे धीरे वो बेकार हो जाएंगी और फिर आपको जलन, दर्द, पेन बहुत होगा। फिर उसी पर्टिकुलरली बीमारी का नाम मेडिकली में हम अल्सर नाम रखे हैं। ठीक है, तो इसीलिए अवॉइड करिए, ज़्यादा तेल मसाला ऑयली मत खाइए। हाँ ठीक है, कभी कभी रेगुलर नहीं है, मतलब 2-3 दिन, 4 दिन, 1 दिन, हफ्ते में ऐसे 10 दिन पे खाओ ठीक है, बट रेगुलर नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं कह रहा हूँ इसको याद रखना, बच्चे सिर्फ म्यूकस ही जानते हैं लेकिन बाइकार्बोनेट भी होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट बहुत है, पूछा जाता है व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस इन स्टमक, ये क्वेश्चन काफी आता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट है आपका जेलिटिनेज एंजाइम ऑल्सो सिक्रीट बाई स्टमक विच इज यूज टू सॉफ्टन द मीट। अब देखो एक बहुत मैं जब ऑफलाइन क्लासेस ले रहा था तो उसमें एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर जो आपका स्टमक है वो भी एक तरीके का फ्लैश ही है, एक तरीके का मांस ही होता है, और जो हम मीट नॉनवेज खाते हैं वो भी एक मांस ही होता है। तो एक मांस, एक फ्लैश किसी दूसरे फ्लैश को डाइजेस्ट कैसे कर लेता है? तो एक्चुअली में ये क्रिस्टल क्लियर रखिए कि स्टमक मीट को डाइजेस्ट नहीं करता है। ठीक है, स्टमक सिर्फ क्या करता है, क्योंकि आपका जो मीट होता है भाई वो हार्ड होता है, फ्लैश है ना, तो फ्लैश हार्ड होता है, आप उसको कितना भी चबाओ वो एक चिपचिपा एक च्युइंगम टाइप का होता है, वो टूटता नहीं है ज़्यादा, वो हार्ड ही रहता है वो। तो स्टमक में क्या होता है, स्टमक अपने अंदर से जेलिटिनेज एंजाइम, देखो लास्ट में इसके भी आया ना ASE आया, दैट मीन्स क्या है, ये एंजाइम ही है ये। तो स्टमक क्या करता है, अपने अंदर से जेलिटिनेज एंजाइम का सिक्रीशन करता है, जो कि उस मीट को क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। बाकी जो इसका डाइजेशन होना है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम, विलाई में ही होगा। यहां तो बस आपके स्टमक में उसको क्या कर दिया, सॉफ्ट कर दिया जाता है ताकि आगे डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए ये हो गया स्टमक के बारे में। अब आता है HCl जो आपने पढ़ा भी, निकल रहा है, उसके बारे में क्यों निकलता है, क्या काम है, किस लिए निकलता है। पहला, मेंटेन एसिडिक मीडियम इन द स्टमक। आपके स्टमक में एसिडिक मीडियम मेंटेन करना होता है। अब क्यों करना होता है, देखिए आपके स्टमक में कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो एसिडिक मीडियम में ही काम करते हैं। जैसे कुछ एंजाइम होते हैं वो अपने इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए हमको HCl की जरूरत पड़ जाती है। कुछ केमिकल होते हैं वो तभी काम करते हैं जब उनके पास HCl होता है। जैसे अभी आपने देखा ना, सलाइवा में क्लोरीन आयन का होना जरूरी है कि अगर सेलेवरी एमाइलेज काम करेगा तो उसको क्लोरीन आयन चाहिए। वैसे ही कुछ केमिकल, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको HCl की नीड पड़ती है, तो इसीलिए आपको मीडियम क्या रखना पड़ेगा, वहाँ एसिडिक रखना पड़ेगा। सेकंड है आपका जर्मीसाइडल प्रॉपर्टी। जर्मीसाइडल होता है, जर्मीसाइडल का मतलब है आपके फूड में अगर कोई भी जर्म्स प्रेजेंट होगा तो स्टमक में जाते ही HCl जैसे निकलेगा, अब HCl उस फूड में प्रेजेंट सारे जर्म्स को एक हद तक किल कर देता है। तो 1.5 का pH इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो ऐसे भी नहीं कोई बचने वाला है। तो लगभग आपके बैक्टीरिया, वायरस जो भी आपके फूड में आए होंगे फूड के साथ, वो स्टमक आपका HCl जो भी निकल रहा होगा उसको वो किल कर देगा वो। ठीक है, एक्टिवेट्स इनएक्टिव प्रोटियोलिटिक एंजाइम। देखो मैंने बताया ना कि कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए भी ये हेल्प करता है। प्रोटियोलिटिक का मतलब हो गया प्रोटीन सिंथेसिस एंजाइम, जो भी प्रोटीन बनाना होता है या प्रोटीन कन्वर्जन जो एंजाइम होते हैं उनको हम प्रोटियोलिटिक एंजाइम बोलते हैं। अब देखो आपके स्टमक में पेप्सिनोजन
ये अपने इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब पेप्सिनोजेन को आप HCl देते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। डायरेक्ट किताबों में 10th की बुक में डायरेक्ट दे दिया है कि पेप्सिन होता है, बट मैंने थोड़ा सा पहले बता दिया कि आपके स्टमक में पेप्सिनोजिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब उसको HCl मिलता है तो वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और आगे चल के पेप्सिन आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर देता है। प्रोरेनिन आपका, प्रोरेनिन को भी आपको HCl में HCl की मदद में ये रेनिन में कन्वर्ट होता है और रेनिन जो होता है वो आगे मिल्क डाइजेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि रेनिन आपका एक ऐसा प्रोटीन होता है जो एंजाइम होता है जो आपके मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये हेल्प किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट इसके आगे बताते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका मिल्क से रिलेटेड पॉइंट है कुछ। रेनिन इज ए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एंजाइम एक्ट ऑफ मिल्क प्रोटीन कॉल्ड सिजीन। सबसे पहले तो आप दिमाग में ये रखो कि आपके मिल्क में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का नाम होता है सिजीन। ठीक है, सिजीन आपका एक मिल्क प्रोटीन होता है जो आपके मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, और रेनिन क्या करता है, इज ए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एंजाइम एक्ट ऑफ मिल्क प्रोटीन। रेनिन जो होता है वो इस मिल्क प्रोटीन सिजीन पर ही काम करता है। ठीक है, अब देखो सिजीन क्या होता है, वो सिजीन आपका एक सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन होता है। ठीक है, क्या होता है, एक सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन होता है जो कि रेनिन के प्रेजेंस में पहले पैरासिजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर पैरासिजीन क्या होता है, अगेन कैल्शियम के प्रेजेंस में, क्योंकि आप बोलते हो ना दूध में कैल्शियम होता है, तो क्योंकि वहां से फिर उसको कैल्शियम मिल जाता है और कैल्शियम के प्रेजेंस में पैरासिजीन जो होता है वो कैल्शियम पैरासिनेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये कैल्शियम पैरासिनेट क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है और यही कैल्शियम पैरासिनेट जो होता है ये आपके बोन में जाके डिपॉजिट हो जाता है और बोन में उसकी एक लेयर का फॉर्मेशन कर देता है, जिससे आप बोलते हो कि बोन थिक होती जाती है और हम बोलते हैं कि बोन हड्डी मजबूत होती है। तो दूध पीने से हड्डी मजबूत होती है। तो अब आई थिंक आपको समझ में आया हो गया कि दूध पीने के लिए क्यों कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके दूध में जो एक प्रोटीन होता है जिसको हम सिजीन प्रोटीन बोलते हैं और आपकी बॉडी के स्टमक में रेनिन आपका एक एंजाइम होता है जो HCl के द्वारा एक्टिव किया जाता है। जैसे ही रेनिन आपका बॉडी में एक्टिवेट होता है वो तुरंत आपके मिल्क प्रोटीन सिजीन पर वर्क करता है। सिजीन आपका एक सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन होता है जिसको रेनिन कन्वर्ट कर देता है पैरासिजीन में। क्योंकि आपने मिल्क लिया है तो उसमें कैल्शियम तो कुछ मात्रा में रहेगा और आपकी बॉडी में भी कैल्शियम प्रेजेंट होता है पहले से। ठीक है, आपका पैरासिजीन कैल्शियम के प्रेजेंस में कैल्शियम पैरासिनेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि इनसॉल्युबल होता है और यही पार्ट आपका बोन में जाके उसके ऊपर एक लेयरिंग का काम करने लगता है, जिससे आपकी हड्डियां मोटी या थिक होने लगती हैं और आपका हड्डी मोटा हो जाएगा तो फिर बोन मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट इनडायरेक्टली यहां होता है कि आपका दूध पीने से हड्डी मजबूत होती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां देख लो कि रेनिन जो होता है वो छोटे बच्चों में ज्यादा एक्टिवेट होता है, ज्यादा निकलता है। ठीक है, जैसे आप यंग एज में या अभी अगर आप दूध पीते हो तो वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो दूध जो होता है वो बचपन में ही आप पीजिए। ठीक है, बचपन में ही अच्छे से। अभी इस टाइम पे अगर आप दूध लेते हैं, ठीक है, जो अभी ट्रेंड चल रहा है, तो उतना अच्छा आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा क्योंकि इसको इस पैरासिनेट में कन्वर्ट करने के लिए रेनिन स्टार्टर पॉइंट है उसका। रेनिन इस एज में उतना ज़्यादा निकलता नहीं है, उसका जो अमाउंट होता है बहुत कम होता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं निकलता। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को दूध बचपन से ज़्यादा दूध ही पिलाया जाता है। स्टार्टर से जो पैदा होता है उसको दूध ही दिया जाता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में उसकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं, तो हड्डियाँ मजबूत करने के लिए उसको दूध जितना ज़्यादा दोगे उतना ये रेनिन निकलता भी ज़्यादा है, उतना कैल्शियम पैरासिनेट बनता जाएगा और जितना पैरासिनेट बनता जाएगा बोन में उतना वो डिपॉजिट होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसीलिए बचपन में बच्चों को दूध ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और अभी आप इस एज में अगर पीते भी हो तो बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होगा क्योंकि रेनिन का अमाउंट बहुत कम निकलता है। ठीक है, ये जस्ट अ फैक्ट था, याद कर लेना, लिख लेना अगर कहीं पे लगे आपको। उसके बाद आता है डिजीज। जैसे मैंने बताया पहला है आपका गैस्ट्रिक अल्सर। क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, बस एक नोट के लिए मैंने आपको लिखा दिया। डैमेज ऑफ वॉल ऑफ HCl, वॉल बोल दो या ज़्यादा अप्रोप्रिएट आप बोल दो इनर वॉल। ठीक है, डैमेज ऑफ इनर वॉल ऑफ स्टमक ड्यू टू HCl सिक्रेट बाय स्टमक। मैंने समझा दिया क्या होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी है, जैसे मान लो आपने कभी देखा होगा कि आप जब डॉक्टर्स के पास जाते हो तो डॉक्टर्स कहते हैं ना जीभ बाहर निकालो, आंख लो, लंबी लंबी सांस लो, दर्द कहाँ हो रहा है, वो पूछते हैं ना दर्द कहाँ पर हो रहा है।
तो कभी कभी स्पेसिफिकली आपके बॉडी में जो पॉइंट्स होते हैं वो एक किसी बीमारी को वो इंडिकेट कर रहे होते हैं, डिजीज़ को। अगर इस जगह डिजीज़ हुई, मतलब इस जगह अगर दर्द हो रहा होगा, पेन हो रहा होगा, तो मतलब ये इस बीमारी के लक्षण है। अगर यहाँ हो रहा होगा तो वो उस बीमारी के लक्षण है। सेम ऐसे ही गैस्ट्रिक अल्सर होगा तो आपकी बॉडी में एक जगह पेन होगा, उसको आप याद कर लो। जिस स्टफ जैसे याद रहेगा ना, मेडिकली या बायो पढ़ रहे हो तो थोड़ा थोड़ा मेडिकली नॉलेज भी रखनी चाहिए। साइट ऑफ पेन ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर इज बोआस पॉइंट। अब ये मेडिकली नाम रख दिया गया है कि जहां पे गैस्ट्रिक अल्सर का जो दर्द है, जहां जिस जगह पे वो दर्द होगा उसको हम उस दर्द जगह का नाम बोआस पॉइंट रखा है। होता क्या है, कहाँ होता है ये बोआस पॉइंट? 10th रिब इन द बैक। जैसे आपके पास टोटल कितने होते हैं? 12 हड्डियां होती हैं, ठीक है, 24 होता है, 12 जोड़े में होते हैं, 12 रिब केज होते हैं। तो ऊपर से जो 10वीं हड्डी, रिब केज की जो 10वीं हड्डी होगी, लगभग 10वीं हड्डी आई थिंक यहाँ आनी चाहिए, ठीक है, दिख नहीं रहा हो कैमरा में, बट आप देखो स्टार्टर से यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से लगभग जो 10वीं हड्डी, लगभग स्टमक के जस्ट ऊपर, ठीक है, डायफ्राम के ऊपर जो लगभग 10वीं हड्डी होगी, उसके पास आपको बैक में यहाँ पीछे की साइड आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर वहाँ ऐसा कुछ दर्द हो रहा है, इसका मतलब है आपको गैस्ट्रिक अल्सर से रिलेटेड कोई बीमारी या गैस्ट्रिक अल्सर आपको हुआ है। तो ये एक तरीका होता है जो हम एक इंडिकेट डॉक्टर करता है कि हो सकता हो आपको, तो फिर वो उसका टेस्ट करेगा, उसकी जांच वो आपसे करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, इनको नोट कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक में क्या क्या था मैंने बता दिया, ठीक है, कि आपका गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, एचसीएल निकलता है, उसका क्या फंक्शन है, कुछ इनएक्टिवेट होते हैं, उसका एचसीएल के वजह से एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ें थी। आप ऐसे सीक्वेंस वाइज लिखते जाइए और याद करते जाइए, डाटा इकट्ठा करते जाइए। पूरा चैप्टर जब भी खत्म हो जाएगा तो आपको एक मतलब ये पोर्शन, मतलब कैसे पूरा चैप्टर नहीं है, डाइजेशन वाला पोर्शन जब आपका खत्म हो जाएगा तो आप फिर सबको को रिलेट कर सकते हो, ठीक है, कि कैसे क्या, कहाँ क्या फूड, कौन सा फूड कहाँ पर गया, क्या काम हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, क्योंकि आपको बताया ये गया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो साइट होती है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन करवाया जाता है, ठीक है, लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा होता क्या है कि वो कंप्लीट डाइजेशन वहीं होता है। सबसे पहला, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो 3 डाइजेस्टिव जूसेस को रिसीव करता है, ठीक है। 3 डाइजेस्टिव जूस इसके पास आती हैं, जिसके मदद से ये हर तरीके के फूड मटेरियल्स को डाइजेस्ट करने के लिए काबिल होता है। इसीलिए अब देखो, ये 3 जूसेस सिर्फ इसी के पास आती हैं, तो इसीलिए ये हर तरीके को डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है। पहला हो गया आपका बाइल जूस, सेकंड हो गया आपका पैंक्रियाटिक जूस, और थर्ड हो गया आपका इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। तो ये 3 तरीके के जूस स्मॉल इंटेस्टाइन को दिए जाते हैं, ठीक है। अब उसमें पहला है बाइल जूस। थोड़ा सा पहले बाइल जूस के बारे में हम देख लेते हैं, कहाँ से बनता है, कैसे आता है। देखो, बाइल जूस जो होता है, आपके पास एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं लीवर। तो अभी देखो, आपको लीवर एक ग्लैंड में पढ़ना ही है लीवर, बट मैं आपको एक बता दे रहा हूं, लीवर के पास ही होता है, आपने पढ़ा होगा, गॉल ब्लैडर। लीवर के पास ही होता है गॉल ब्लैडर। अब देखो, लीवर क्या करता है, लीवर सिंथेसाइज, ठीक है, क्या करता है, सिंथेसाइज बाइल जूस। तो लीवर क्या है, बाइल जूस को सिंथेसाइज करता है एंड सेक्रीट बाइल जूस। लीवर क्या है, बाइल जूस को बनाता भी है और बनाने के बाद वो उसको सेक्रीट कर देता है। अब ये जो बाइल जूस होती है वो वाया सिस्टिक डक्ट, अब आपको आगे अभी ग्लैंड पढ़ाएंगे तो वहां डिटेल सब बताएंगे, बट अभी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लो। लीवर बाइल जूस को बनाया भी और उसको सेक्रीट भी किया, और लीवर जो है 60 डक्ट की मदद से गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाती है जाके। तो स्टोर बाइल जूस, गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, ये बाइल जूस को स्टोर कर लेती है, ठीक है। और उसके बाद एंड रिलीज ऑन डिमांड। जब डिमांड होती है बाइल जूस की, जब डिमांड होती है तो बाइल जूस गॉल ब्लैडर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो बाइल जूस बनी कहां पर, लीवर में, सेक्रीट
लीवर से कर दी गई, गॉल ब्लैडर में फिर जाके स्टोर कर लिया गया, और फिर जब इसको डिमांड हुआ कि बॉडी ने हाँ डाइजेशन कराना है तो यहां से रिलीज करके डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे यहां पे एक चीज और बतानी है। पहली बात तो यहां देखो, यहां आपने वर्ड लिखा है सेक्रीट और यहां आपने वर्ड लिखा है रिलीज। पहले तो इसका एकदम क्रिस्टल क्लियर पहले नॉलेज रखो। देखो, आपकी बॉडी में कोई भी चीज है, अगर आपकी बॉडी में जो ऑर्गन बना रहा होगा और अगर उसी ने बाहर निकाला है तो वहां आप वर्ड यूज करोगे सेक्रीट। अभी आपने गैस्ट्रिक ग्लैंड में देखा ना कि गैस्ट्रिक जूस इज सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड और स्टमक। सीक्रेट वर्ड आपने वहां लिखा था ना, पीछे नोट्स में देखो, पीछे जाके अगर आपने लिखा होगा या वीडियो बैक करके, कि वहां आपने सीक्रेट वर्ड लिखा है। सीक्रेट वर्ड हम वहां लगाते हैं जहां पर वो खुद बनाता भी है और खुद ही निकालता है। तो लीवर खुद ही बना रहा है सिंथेसाइज और खुद ही निकाल रहा है, तो वहां वर्ड आप यूज करोगे सेक्रेट। लेकिन बना नहीं रहा है वो, उसने सिर्फ स्टोर करके रखा है, जरूरत पड़ने पर सिर्फ निकाला जा रहा है, तो आप वहां वर्ड यूज करोगे रिलीज। गॉल ब्लैडर कभी भी बाइल जूस का सीक्रेट नहीं कर सकता, वो हमेशा बाइल जूस को रिलीज कर सकता है, क्योंकि बाइल जूस जो होता है वो गॉल ब्लैडर नहीं बनाता है, वो लीवर बनाता है। तो ऐसे एक लाइन में याद रखो, जो बनाएगा वो सीक्रेट करेगा, जो स्टोर करेगा वो रिलीज करेगा। ये कहीं इंपॉर्टेंट नोट डाल के डब्बे बना के कहीं पे लिख लो, स्टार पॉइंट बना के, कि बायो में बहुत यूज होता है ये। ठीक है, जो बनाएगा वो सीक्रेट करेगा और जो स्टोर करेगा वो रिलीज करेगा। ठीक है, तो बेसिक चीजें याद रखो। उसके बाद इसी में देख लो, आ ही गए हो तो फिर देख ही लो, बाइल जूस का यूज कहां होता है। बाइल जूस जनरली क्या होता है, बाइल जूस यूज किया जाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में यूज किया जाता है। अब इमल्सिफिकेशन क्या होता है, देखो आपके पास बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स होंगे, बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स होंगे। इन बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में तोड़ने के प्रोसेस को ही इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं, और इसको कराने के लिए बाइल जूस का जरूरत पड़ती है। तो फंक्शन पूछा जाता है या ऐसे पूछा जाएगा व्हाट इज फंक्शन ऑफ बाइल जूस, या सिंपली आपसे पूछा जाता है व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो इमल्सिफिकेशन, बिग फैट मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और इस काम को कराने के लिए आपका बाइल जूस की नीड होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, और बाइल जूस जनरली डाइजेशन के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, डाइजेशन के लिए भी यूज किया जाता है। बाइल सॉल्ट भी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में यूज किया जाता है। तो क्योंकि जूसेस में सब होते हैं, ठीक है, बाइल जूस के अंदर आपका बाइल सॉल्ट सब होता है। तो इन शॉर्ट एक फंक्शन में आप लिख सकते हो, अगर नहीं याद है आपको तो आप बाइल जूस में लिख सकते हो कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को ये करता है, बड़े फैट मॉलिक्यूल को स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में ये तोड़ता है। ठीक है, अब सेकंड है आपका पैंक्रियाटिक, नाम से लग रहा है कि पैंक्रियास से निकलेगा, तो इसको मैं सेकंड वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, बाइल जूस रिलीजेस 500 से 600 ml, लगभग ये आधा लीटर हर डे निकलता है। बाइल जूस का जो पीएच होता है वो 8.6 होता है, बट जब वो गॉल ब्लैडर में पीएच जाता है 7.6 घट जाता है। रीजन ये है क्योंकि जब लीवर से निकलेगा तो गॉल ब्लैडर में जब वो पहुंचेगा तो थोड़ा सा जो मीडियम होता है रास्ते का वो थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है, क्योंकि एसिड आपका भले स्टमक में निकल रहा था, बट क्योंकि लीवर और स्टमक की जो पोजीशनिंग होती है बहुत ज़्यादा दूर नहीं होती, पास पास ही होते, तो इसकी वजह से मीडियम थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से पीएच थोड़ा सा क्या कर जाता है, डाउनफॉल कर जाता है, गिर जाता है। बाइल कंटेन यानी वही बाइल जूस जो आपका होता है वो 95% ऑफ H2, लगभग 95% वो H2 रखता है, 3% ऑफ बाइल सॉल्ट रखता है वो। ठीक है, अब बाइल सॉल्ट आपका दो तरीके का होता है, सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट। तो ये उतना डिटेल नहीं है आपके में, आप इसे याद रखो। बाइल पिगमेंट होता है आपका बिलिवर्डिन, एक पिगमेंट है जिसको आप ग्रीनिश कलर का होता है, और बिलिरुबिन जो आपका येलोइश कलर का होता है। आपने देखा होगा कि जॉन्डिस होना, पीलिया होना, उसमें बॉडी येलो हो जाती है। तो जॉन्डिस और पीलिया में बॉडी येलो इसीलिए होती है क्योंकि आपकी बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर आपकी बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा तो आप, क्योंकि इसका कलर येलोइश होता है, तो लेवल बढ़ेगा तो पूरी बॉडी को येलो कर देगा, तो उसी पर्टिकुलर कंडीशन में हम उसको जॉन्डिस या पीलिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे, आप इनको याद कर लो। बाकी आप ये याद रखना कि ये जो बाइल जूस होता है, ठीक है, ये आपका जो बाइल जूस होता है इसके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी एंजाइम नहीं होता है। बाइल जूस के पास कोई भी एंजाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी यूज्ड फॉर डाइजेशन।
कोई भी एंजाइम ना होने के बावजूद भी ये डाइजेशन में हेल्प करता है। क्यों करता है, कैसे? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर रहा है, ठीक है, ये काम हो गया इसका। बाइल पिगमेंट है आपका, ये भी जनरली डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। तो इसके बाकी बाइल सॉल्ट है, वाटर है, तो कहीं ना कहीं ये एक एंजाइम ना होने के बावजूद भी ये आपके डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये इतना समझ में आ गया होगा जो मैंने आज पढ़ा है। छोटी छोटी बातें थी जो आपको याद कर लेनी है, साइड में लिख लेनी है। 2 आपका बचा है, पैंक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। आई होप जितना पढ़ाया गया है बस आप फॉलो करते जाइए, सीक्वेंस में नोट बनाते जाइए, नोट रिवाइज करते जाइए। मैं गारंटी देता हूं कि आपको बोर्ड का एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बाद में क्वेश्चंस भी करवाएंगे, बट इतनी श्योरिटी है आपको बोर्ड के किसी भी बुक के कोई क्वेश्चन नहीं फंसेंगे अगर आपने लेक्चर ध्यान से पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा और आपने पूरा कंटेंट याद रखा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सब समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, पर्टिकुलरली कौन सा टॉपिक, कौन सा वर्ड नहीं समझ में आया है, मैं इसको फिर से समझा दूंगा एक बार, ठीक है। और पढ़ाई करते रहिए, बोर्ड आ रहा है तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।